स्टूडेंट पढ़े थे संश्लेषण की प्रकृति के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। पहला योगात्मक और दूसरा संघनन बहुलक। योगात्मक बहुलक में यह समझाया गया था कि जब एक ही प्रकार के मोनोमर्स या फिर डिफरेंट प्रकार के मोनोमर्स अगर आपस में कॉम्बाइन करते हैं, संयोग करते हैं, और संयोग करने के बाद केवल पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, कोई सह उत्पाद, कोई बाई प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करते हैं, तो वो कहलाता है योगात्मक बहुलक। मतलब सभी मोनोमर्स आपस में जुड़कर केवल पॉलीमर का निर्माण करते हैं, मुख्य उत्पाद के रूप में पॉलीमर बहुलक का निर्माण करते हैं, लेकिन साथ साथ सह उत्पाद का निराकरण निष्कासन नहीं करते हैं, तो उसको कहते हैं योगात्मक बहुलक। लेकिन जब कभी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पॉलीप्रोपिलीन आपस में जुड़कर प्रोपिलीन आपस में जुड़कर पॉलीप्रोपिलीन का निर्माण करता है, लेकिन संघनन बहुलक में यह है कि जब मोनोमर्स के यूनिट आपस में यूनाइट होते हैं तो पॉलीमर्स तो बनता ही है, मेन प्रोडक्ट तो बनता ही है, मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी बनता है, यानी कि उत्पाद के साथ, मुख्य उत्पाद के साथ साथ सह उत्पाद बनता है। जैसे आप देख सकते हैं, और ये सह उत्पाद के रूप में कौन कौन से सब्सटेंस का निष्कासन करते हैं, तो वो है NH3 CO2 H2O HCl। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दो मोनोमर्स की इकाइयाँ हैं, एक हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, ये दोनों ऐड होता है तो नायलॉन 66 का फॉर्मेशन होता है। ये नायलॉन 66 तो बनता ही है, साथ साथ बाई प्रोडक्ट H2O का भी निर्माण होता है। तो ये है संघनन बहुलक। आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे अब आणविक बलों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। तो यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपको जानना चाहिए या आप जानते भी हैं कि मोनोमर्स जब आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीमर्स बनता है। तो मोनोमर्स, दो मोनोमर्स के बीच, दो एकलक के बीच जो मॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिव होता है, उसके आधार पर आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक का वर्गीकरण। तो यहां पर आपको बता दें कि अगर मोनोमर्स के यूनिट एकलक की इकाइयां या एकलक के बीच लगने वाला आणविक आकर्षण बल अगर बहुत ही कमजोर होता है तो वो होता है इलास्टोमर्स का निर्माण, मतलब वो इलास्टोमर्स का निर्माण करता है। काफी मजबूत होता है तो वो फाइबर्स का निर्माण करता है, और दोनों के बीच का होता है तो वो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक, मतलब थर्मोप्लास्टिक का निर्माण करता है। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां पर हम उस पॉलीमर बहुलक का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसमें मोनोमर्स के बीच बहुत ही कमजोर, बहुत ही दुर्बल आणविक आकर्षण बल एक्टिव होता है। तो वैसे बहुलक जिसमें बहुलकीय श्रृंखलाएं इलास्टोमर्स के रूप में आप पढ़ने जा रहे हैं, वैसे बहुलक जिसमें बहुलकीय श्रृंखलाएं आपस में बहुत ही दुर्बल अंतराणविक बलों द्वारा जुड़ी होती हैं, इलास्टोमर्स कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्राकृतिक रबर है। अगर प्राकृतिक रबर को, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्राकृतिक रबर है, तो इस प्राकृतिक रबर को जैसे ही, मतलब प्राकृतिक रबर अगर ये है, जैसे ही आप इसको टच करते हैं और आप अपने हाथ को ऐसे हटाते हैं तो ये आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन अगर कृत्रिम रबर को अगर आप लेते हैं और आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं, मतलब वो अगर खींचते हैं तो खींचा जाता है लेकिन अलग नहीं होता है। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि प्राकृतिक रबर में जो मोनोमर्स की इकाइयां होती है, मोनोमर्स जो जुड़े होते हैं, उसमें दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल होता है और वो वंडरवाल्स आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से उतना मजबूती से अटैच नहीं होते हैं, और यही कारण है कि वो आसानी से अलग हो जाते हैं। अब आपको बता दें कि इस तरह के बहुलक में अगर आप कुछ बहुलक के गुणों में अंतर, मतलब परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसमें आप वल्कनीकरण के प्रक्रम से परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे जो प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है उसमें 3 से 5% आप सल्फर यौगिक मिला दीजिए, तो मिलाने से क्या होगा, इसमें इसके प्रत्यास्थता में, तन्यता में परिवर्तन आ जाएगा और उसके फ्लेक्सिबिलिटी में भी अंतर आ जाएगा। तो जब प्राकृतिक रबर को 3 से 5% सल्फर यौगिक के साथ गर्म किया जाता है तो इसके गुणों में रूपांतरण, मतलब परिवर्तन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, अर्थात अत्यधिक प्रत्यास्थ और तन्य हो जाते हैं। इसे वल्कनीकरण कहते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वल्कनाइजेशन क्या है, ध्यान देंगे, जब प्राकृतिक रबर में 3 से 5% सल्फर यौगिक मिला देते हैं तो उसके गुणों में
बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि उसके तन्यता में, प्रत्यास्था में, ये सब में। तो इसी प्रक्रम को हम कहते हैं वल्कनीकरण। और इससे क्या निर्मित होता है? तो इससे निर्मित होता है रबर बैंड। अब रबर बैंड को आप खींचेंगे तो जल्दी टूटेगा नहीं, जबकि प्राकृतिक रबर को अगर आप खींचेंगे तो आपके हाथ में आ जाएगा। कारण क्या है कि उसके बीच जो अंतराणविक आकर्षण बल है वो क्या है? कमजोर होता है। और ये मिला देने से आप उसके प्रॉपर्टी में चेंजिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट है तंतु या रेशा, मतलब फाइबर्स। क्या होता है फाइबर? वैसे बहुलक जिनकी लंबी रैखिक बहुलकीय श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होता है। मतलब जैसा कि हमने बताया कि जब मोनोमर्स के यूनिट स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा, मजबूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं तो वो फाइबर्स का निर्माण करते हैं। और वो कौन सा वहां आणविक आकर्षण बल काम करता है? तो वो हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन दो पार्श्व श्रृंखलाओं के बीच जब मतलब उपस्थित हो जाता है तो उसमें मजबूती आ जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, उसके प्रत्यास्था में वृद्धि हो जाती है, तो वो जल्दी टूटता नहीं है। तो वैसे बहुलक जिनके लंबी रैखिक बहुलकीय श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है, तंतु या रेशे कहलाते हैं। नायलॉन 66, टेरिलिन और पॉलीएक्रोनाइट्राइल इस फाइबर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आपको बता दें कि दोनों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल रखने वाला, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रखने वाला है, वो है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक अब आप पढ़ने जा रहे हैं। वैसे बहुलक जिन्हें गलाकर, स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से, थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है? जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो इलास्टोमर से अधिक और फाइबर से कम, दोनों के बीच का होता है। तो थर्मोप्लास्टिक का निर्माण होता है। वैसे बहुलक जिन्हें गलाकर बिना किसी परिवर्तन के किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। थर्मोप्लास्टिक का बेस्ट एग्जांपल पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, प्लास्टिसिजर्स। प्लास्टिकर्मक क्या है? तो प्लास्टिकर्मक क्या है, ध्यान दिया जाए। कभी कभी प्लास्टिक में कोमलता, स्थिरता, श्यानता लाने के लिए कुछ कार्बनिक यौगिक को बाहर से मिलाया जाता है। यानी प्लास्टिक में मतलब उसके स्थिरता में, कोमलता में और श्यानता में चेंजिंग लाने के लिए बाहर से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाते हैं, जैसे डाइक्रोटाइल पैथलेट, जैसे कि ग्लिसरॉल, जैसे कि डाइथाइल पैथलेट। ये सब मिलाने से उसके कोमलता, स्थिरता और श्यानता में चेंजिंग आ जाती है। तो इन सभी कंपाउंड को, इन सभी पदार्थ को कहते हैं प्लास्टिकर्मक। इससे पहले आपने जो पढ़ा वल्कनाइजेशन, ये एक क्या है? प्रक्रम है, प्रोसेस है। जबकि अभी आपने जो पढ़ा प्लास्टिसिजर्स, प्लास्टिकर्मक, ये एक पदार्थ है जिसको मिलाने से, प्लास्टिक में मिलाने से, थर्मोप्लास्टिक में मिलाने से उसकी कोमलता, स्थिरता और श्यानता में चेंजिंग आता है। तो ध्यान देंगे तो आपके एग्जाम में आ सकता है ग्लिसरॉल एक्ट्स एज, ग्लिसरॉल कार्य करता है किसके रूप में? तो प्लास्टिक कर्मक के रूप में। नेक्स्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? एक ऐसा प्लास्टिक जिसको पिघलाकर एक बार अगर सांचे में ढाल दिए तो दोबारा अब उसको नहीं पिघलाकर आप सांचे में ढाल सकते हैं, रिमाउल्ड मतलब पुनः सांचे में नहीं ढाल सकते हैं। तो वैसे बहुलक जिन्हें एक बार गर्म करके अस्थायी रूप से ठोस पदार्थ में परिवर्तित करके पुनः पिघलाया नहीं जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। और ये एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामीन, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, etc। नेक्स्ट आप पढ़ने जा रहे हैं अब बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। अब यहां पर आप सभी स्टूडेंट पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास का स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीमर बनता है मोनोमर्स से, और मोनोमर्स एक भी प्रकार का हो सकता है, एक से अधिक प्रकार का भी हो सकता है। तो यहां पर जब एक से अधिक प्रकार का होगा तो सोचिए कैसे आप मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर का निकाल लीजिएगा। तो यहां पर इस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास का स्टडी दो रूप में होता है। पहला संख्या औसत आणविक द्रव्यमान और दूसरा भार औसत आणविक द्रव्यमान। तो संख्या औसत आणविक द्रव्यमान और भार औसत आणविक द्रव्यमान को समझने के लिए आप सभी स्टूडेंट पहले एक एग्जाम्पल समझिए।
मान लीजिए एक क्लास के, पहला एग्जांपल दे रहे हैं, एक क्लास के 3 स्टूडेंट का उम्र है 12 साल, 13 साल और 14 साल। तो बताइए यहाँ औसत उम्र निकालना है, तो अब क्या करेंगे, तीनों के उम्र को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा, औसत उम्र। लेकिन एक ही क्लास के 10 स्टूडेंट का उम्र है 11 साल, 15 स्टूडेंट का उम्र है 12 साल और 20 स्टूडेंट का उम्र है, अब यहां औसत उम्र निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, स्टूडेंट की संख्या इंटू उम्र। तो यहां पर 10 गुणे 11 प्लस 15 गुणे 12 प्लस 20 गुणे 10 बटा में टोटल स्टूडेंट की संख्या। तो ये पैटर्न औसत निकालने का, औसत उम्र निकालने का दूसरा है, ये दूसरा है। एकदम इसी को अपना टेक्निक मानकर आप अब किसी बहुलक का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। ये कैसे बता रहे हैं, देखिए अभी आपने अध्ययन किया था इस टाइप के पॉलीमर का। ये एक ऐसा बहुलक है जिसका निर्माण 2 तरह के एकलक से होता है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, 2 तरह के एकलक से होता है। एक एकलक हेक्सामेथिलीन डायमीन है और दूसरा कौन है, एडिपिक एसिड। तो हम मान लिए कि इस तरह का एकलक का संख्या 50 है और मान लिए कि इसका आणविक द्रव्यमान 200 है। आणविक द्रव्यमान जानते कैसे निकलता है, 1 गुणे 2 प्लस 14 इस तरह से जोड़कर। तो मान लिए इसका हमने संख्या मान लिया 70 और इसका आणविक द्रव्यमान मान लिया सपोज दैट 150। तो प्रथम प्रकार के एकलक की संख्या इंटू आणविक द्रव्यमान, द्वितीय प्रकार के एकलक की संख्या इंटू आणविक द्रव्यमान बटा में कुल एकलक की संख्या 50 प्लस 70। तो ये आपका संख्या औसत आणविक द्रव्यमान निकल गया। लेकिन यही यानी अभी हमने जो समझाया वो ये समझाया कि मान लीजिए कोई बहुलक 2 प्रकार के एकलक से मिलकर निर्मित होता है, तो या 3 प्रकार के एकलक से मिलकर निर्मित होता है। तो प्रथम प्रकार के एकलक का संख्या n1, द्वितीय का n2, तृतीय का n3 और उसका अपना आणविक द्रव्यमान m1, m2, m3। तो क्या हो जाएगा, और संख्या औसत आणविक द्रव्यमान बराबर प्रथम प्रकार के एकलक की संख्या इंटू इसका आणविक द्रव्यमान प्लस द्वितीय प्रकार के एकलक की संख्या इंटू इसका आणविक द्रव्यमान प्लस तृतीय प्रकार के एकलक की संख्या इंटू इसका आणविक द्रव्यमान प्लस डॉट 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 और बटा में कुल एकलक की संख्या। इससे क्या निकलेगा, संख्या औसत, मतलब औसत आणविक द्रव्यमान निकलेगा लेकिन संख्या की सहायता से। अब हम भार की सहायता से भी इस हम बहुलक का औसत आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और वो कैसे, तो देखिए यहां पर हम मान लिए कि इस प्रकार के एकलक का भार 500 ग्राम है और इस प्रकार के एकलक का आणविक द्रव्यमान तो सामने है 200 ग्राम, और ये इस प्रकार के एकलक का जो संख्या करें भार जो है वो 900 ग्राम है। ये हमारे पास क्वांटिटी में कितना ग्राम है, 900 ग्राम, और ये कितना है 500 ग्राम। तो प्रथम प्रकार के एकलक का भार 500 गुणे इसका आणविक द्रव्यमान, द्वितीय प्रकार के एकलक का भार 900 गुणे 150 बटा में कुल भार, कुल एकलक का भार तो 500 प्लस 900। एकदम सेम वे में आप देख सकते हैं भार औसत आणविक द्रव्यमान, भार औसत आणविक द्रव्यमान। यदि 3 प्रकार के एकलक से आपका पॉलीमर बना है, यदि M1, M2, M3 अणुओं का भार है जिनका आणविक द्रव्यमान क्रमशः M1, M2, M3 है, तो और भार औसत आणविक द्रव्यमान की गणना निम्नलिखित प्रकार से आप कर सकते हैं। देख लीजिए, M1 स्मॉल m1 क्या है, भार, और कैपिटल M1 उसका आणविक द्रव्यमान। प्रथम एकलक का दिया गया भार छोटा m1, प्रथम एकलक का ही आणविक द्रव्यमान कैपिटल M1, स्मॉल m2 क्या है, द्वितीय प्रकार के एकलक का दिया गया द्रव्यमान, और ये क्या है, द्वितीय प्रकार के एकलक का आणविक द्रव्यमान प्लस डॉट 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 बटा में m1 प्लस m2 प्लस m3।
तो ये था आपका आज का क्लास। आप सभी स्टूडेंट अगर इससे 100% सेटिस्फाइड हुए तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।